Hello everyone, how are you? All fine? Good? चलिए. Welcome to the next class of Indian Contract Act. Law of Agency. तो एजेंसी हम लोग अभी अपना स्टार्ट किए थे और एजेंसी का मतलब तो अब क्लियर ही है आप लोगों को. तो एजेंट जो है अब उसका अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, और एजेंट हैज अथॉरिटी टू डू सम एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. तो एजेंट जो करेगा वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करेगा. मींस उस सबकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी, एजेंट की बिल्कुल नहीं होगी भैया. एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल, राइट, लेकिन एजेंट हैज सर्टेन ड्यूटीज. तो बच्चों एजेंट की भी ड्यूटीज हैं और ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 पॉइंट दिए हुए हैं. तो 1 बाय 1 लेते हैं बेटा. पहली ड्यूटी है टू एग्जीक्यूट मैंडेट. तो मैंडेट का मतलब है बेटा इंस्ट्रक्शंस, ऑब्वियसली ऑफ प्रिंसिपल. तो एजेंट शुड नहीं, और टू नहीं, मस्ट आएगा. मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल. ठीक. इन केस ऑफ एनी लॉस ड्यू टू non-compliance of mandate मतलब instructions, agent is liable to compensate. तो देखिए अपने आप में बहुत ही सिंपल पॉइंट है और एजेंट को उसकी ये ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, भले ही वो इंस्ट्रक्शंस वैलिड हो, मतलब रीजनेबल हो या अनरीजनेबल. नहीं, इलीगल तो फॉलो नहीं करेगा. इलीगल करेगा तो एजेंट क्या है. सर जी यहां पर रीजनेबलनेस नहीं है, जो प्रिंसिपल ने कहा है वो उसको करना है, राइट. तो बहुत सीधा सा है बेटा. और लिखा है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एजेंट इज टू कैरी आउट द मैंडेट ऑफ द प्रिंसिपल. तो जो प्रिंसिपल ने उसको आदेश दिया है, मैंडेट करा है, वो फॉलो करना है. एनी फेलियर इन दिस रिस्पेक्ट वुड मेक द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंसिपल्स लॉस. केस है पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल, और ये एजेंट था, कमीशन एजेंट. इसने गुड्स खरीदी और बच्चों उन गुड्स को गोडाउन में रखा. प्रिंसिपल ने कहा बेटा इंश्योरेंस करा लेना. एजेंट ने इंश्योरेंस प्रीमियम भी ले लिया प्रिंसिपल से और इंश्योरेंस कराया नहीं. महाबेईमान है ये तो यार. और बच्चों उसके बाद आग लग गई, नुकसान हो गया और थोड़ा बहुत कंपनसेशन अंडर ए लॉ एजेंट को मिला. तो जो डिफरेंस ऑफ लॉस है, अगर इंश्योरेंस होता तो पूरा मिलता. सर सपोज करो 1 करोड़ का लॉस हुआ और अंडर ए लॉ गवर्नमेंट ने 20 लाख का कॉम्पनसेशन दे दिया. अब इंश्योरेंस होता तो पूरा 1 करोड़ मिलता ना. तो 80 लाख रुपया एजेंट को देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि बेटा इसकी मिस्टेक है. अब इसकी क्या मिस्टेक है? इसकी मिस्टेक ये है कि इसने प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया. ये मिस्टेक. So this point is very clear that agent has to follow the instructions. Now see the second duty. To follow instructions or customs of trade. अब देखिए इट सीम्स कि फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है, पहला तो मन में यही आता है. तो बच्चों डोंट बी कंफ्यूज.
मैंडेट का मतलब है इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स। तो फर्स्ट और सेकंड में ये चीज सेम है, बट सेकंड पॉइंट कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ट्रेड कस्टम्स आर टू बी फॉलोड। ठीक, बाकी तो देखिए फिर यही वाली बात आ जाएगी कि अगर वो फॉलो नहीं करेगा और प्रिंसिपल सफर्स लॉस, तो एजेंट वुड बी लायबल, एजेंट वुड बी रेस्पॉन्सिबल। तो पहले तो उसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, अगर इंस्ट्रक्शंस हैं तो फिर हमें ट्रेड कस्टम्स नहीं देखनी है, बट इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस द एजेंट मस्ट फॉलो द ट्रेड यूसेज, ट्रेड कस्टम्स। तो सर जी लिखा है कि सेक्शन 211 एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस और इन एब्सेंस ऑफ सच डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू कस्टम्स प्रिवेलिंग इन बिजनेस ऑफ सेम काइंड एट दैट प्लेस जहां पर बिजनेस हो रहा है। इफ एजेंट एक्ट्स अदरवाइज और लॉस होगा तो उसे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया बेटा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल में बी के लिए एजेंट बिजनेस कर रहा है, कस्टम है टू इन्वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट इंटरेस्ट द मनी विच मे बी इन हैंड। तो ट्रेड कस्टम ये है कि जो कैश इन हैंड होता है एजेंट उसको इन्वेस्ट कर देता है, इन्वेस्ट करने से उस पर कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट मिल जाता है, और जब उसको इंटरेस्ट मिलता है तो प्रिंसिपल को भाई फायदा होता है। अब इस बंदे ने सर नहीं करा, तो जो इंटरेस्ट का लॉस हुआ वो एजेंट को देना पड़ेगा। He has not followed the customs। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं कि भैया एक ऐसा ट्रेड है जिसमें क्रेडिट सेल नहीं होती है, नकद ही बेचा जाता है, परंतु हमारा एजेंट क्या करेगा, क्रेडिट सेल करेगा। फिर क्या होगा, पैसा डूबेगा, फिर कौन भरेगा, एजेंट भरेगा। क्यों भरेगा, क्योंकि उसने कस्टम्स फॉलो नहीं करी। तो ये एजेंट की दो ड्यूटीज हैं विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके, दैट ही हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस and in the absence of instructions he has to follow the trade customs। मतलब एजेंट की देखिए उसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, और अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो कस्टम्स फॉलो करनी है, ट्रेड कस्टम्स, ट्रेड यूसेज, ओके। मतलब एजेंट की मनमर्जी नहीं है, एजेंट के पिताजी का बिजनेस नहीं है, उसके प्रिंसिपल का बिजनेस है बेटा, और उसको कायदे से करना है, ओके। अब देखिए तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग ड्यूटी है, एंड इट इज रीजनेबल केयर एंड स्किल। रीजनेबल केयर एंड स्किल। अब आप देखिए ये कितनी मजेदार बात है कि एजेंट को अपना काम पूरी केयर के साथ करना है और कॉमन सेंस स्किल के साथ में करना है। अगर उसकी वांट ऑफ स्किल की वजह से कुछ लॉस होता है, एनी लॉस अराइजिंग ड्यू टू वांट ऑफ स्किल और नेग्लिजेंस, ठीक है, विल बी कॉम्पनसेटेड बाय प्रिंसिपल। तो बेटा वो हमारे प्रिंसिपल को पूरा करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 212, एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस विद एज मच स्किल एज इज जनरली पजेज। हमें सुपर स्पेशलिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल स्किल तो यार एक्सरसाइज करोगे ना। अनलेस प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल, प्रिंसिपल को मालूम है एजेंट मेरा पगला है, तो फिर एजेंट लाइबल नहीं है। एजेंट इज बाउंड टू एक्ट विद रीजनेबल डिलिजेंस, दैट इज स्किल, और अपनी स्किल यूज भी करनी है बच्चों, और उसकी स्किल के ना यूज होने से या उसकी निगलेक्ट होने की वजह से, मिसकंडक्ट की वजह से लॉस का उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर एजेंट इज नॉट लाइबल फॉर
इनडायरेक्ट और रिमोट लॉस। सर जो उसकी स्किल कम होने से या नेग्लिजेंस से सीधे सीधे लॉस होगा, सिर्फ वो कंपनसेट करेगा। अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज नेग्लिजेंस, तो वो उसको लिए लायबल नहीं। एग्जाम्पल दिया है कि ए मर्चेंट इन कोलकाता, इसका एजेंट है लंदन में, टू हुम सम ऑफ मनी इज पेड, एजेंट को प्रिंसिपल का पैसा मिला विद ऑर्डर्स टू रेमिट, उसको सेंड करना था, भी उस पैसे को रोक के बैठ गया। बताओ नेग्लिजेंस है बेटा या मिसकंडक्ट कह सकते हो। एजेंट रिसीव्ड सम मनी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल with instructions to send that money to principal, तो it is duty of the agent to send that money to the principal। लेकिन हमारा एजेंट इतना महान है कि उस पैसे को रोक करके बैठा हुआ है, और बच्चों इस पैसे की वजह से जो बेचारा प्रिंसिपल था वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो बी इज लाइबल रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, फॉर द इंटरेस्ट एज वेल एज रेट ऑफ एक्सचेंज। जो वेरिएशन इन रेट ऑफ एक्सचेंज अगर हो रहा है उससे लॉस हो रहा है वो भी देना। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। दूसरा एग्जांपल है, इसको क्रेडिट सेल करने की अथॉरिटी है, ठीक है। तो बेटा अगर आप किसी को क्रेडिट सेल कर रहे हो, उधार गुड्स बेच रहे हो, तो यू मस्ट चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। आप जिस किसी को उधार दे रहे हो ये तो देखोगे ना कि ये उधार देने लायक है या नहीं है। और हमारे एजेंट भाई इतने महान होंगे कि जब उन्होंने सेल करी तो तभी बंदा इंसॉल्वेंट है, देख रहे हो। तो दिस इज रीजनेबल स्किल या वांट ऑफ स्किल? अरे बिल्कुल ही पगले हो यार, मतलब यू आर सेलिंग द गुड्स टू एन इंसॉल्वेंट पर्सन। तो क्या होगा आप बताओ? एजेंट इज लाइक बिकॉज वांट ऑफ स्किल है। इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर है बच्चों, इसने बी को एम्प्लॉय किया टू इंश्योर ए शिप, और बेटा वो यही नहीं देख रहा है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें यूजुअल क्लॉजेज हेडेड हैं या नहीं है। सर आज की डेट में सपोज करो आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, आज की डेट में सपोज करो आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, तो आप उसमें ये चेक करोगे भैया कौन कौन सी बीमारी कवर हो रही है नहीं हो रही है। सबसे पहले कौन सा नाम दिमाग में आया? अगर आज हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, अब हम ये निश्चित रूप से चेक करेंगे कि भाई इसमें कौन कौन सी डिसीज बीमारियां कवर करी हुई हैं। सर जो बीमारी पॉलिसी में कवर नहीं है उसका क्लेम नहीं मिलता। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि भैया आजकल जो ये कोविड चल रहा है ये कवर्ड है कि नहीं। अगर कोविड कवर्ड नहीं है तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी का आज की डेट में कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज वांट ऑफ स्किल या नेग्लिजेंस ना बेटा। तो इस इंश्योरेंस जब कराया इसने तो यह देखा ही नहीं कि यूजुअल क्लॉजेज हैं या नहीं है। फिर क्या हुआ? शिप लॉस्ट हो गया और क्लॉज था नहीं बच्चों कोई, और पता लगा क्लेम भी नहीं मिला। तो बताओ कौन लायबिल है? आंसर है एजेंट लायबिल है। दिस इज क्लियरली हिज नेग्लिजेंस। ऐसा ही एक और एग्जांपल है, इसको कॉटन भेजनी है सर्टेन शिप से, भेज भी सकता था वो परंतु भेजा नहीं उसने, नेग्लिजेंस हो गई दादा। उसके बाद जो शिप था वो पहुंच गया और उसके बाद कॉटन के प्राइसेस बढ़ गए। अब प्रिंसिपल को लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट जो अदरवाइज होता उसको गुड्स ही नहीं मिली। एजेंट के नल्लेपन में बेटा प्रिंसिपल लॉस्ट द प्रॉफिट, सो एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल। तो एजेंट को रीजनेबल केयर लेनी है, एजेंट को अपना काम डिलीजेंटली करना है, और यदि उसकी स्किल कम होने की वजह से लॉस होता है या उसकी लापरवाही से लॉस होता है तो वो विल बी कंपनसेटेड अरे टू प्रिंसिपल। या बाई लिखोगे तो बाई बेटा एजेंट आएगा, वो गलत लिख गया।
तो एजेंट हैज टू कॉम्पनसेट दैट लॉस which arises to principal. Sir, loss arises to principal will be compensated. लेकिन एजेंट अगर इनडायरेक्ट लॉस है, रिमोट लॉस है, तो वो लाइबल नहीं होगा. ठीक है, बिल्कुल क्लियर है. तो उसको रीजनेबल केयर लेनी है मजेदार पॉइंट. मतलब आप देखो, एजेंट शुड अप्लाई हिज कॉमन सेंस. अब आज की डेट में बेटा कॉमन सेंस एक ऐसी चीज हो गई है जो कि बड़ी मतलब रेयर हो गई, बहुत रेयर. आप लोगों को नहीं कह रहा हूं मैं, आप लोगों के पास बहुतेरा है, बट अदरवाइज आप देखो समाज में कॉमन सेंस इज क्वाइट मिसिंग. सर आजकल यही सब चल रहा है. और अब आपको पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रखा है, ये हर जगह पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हर जगह बढ़ रहा है बच्चों, और इसके कई सारे यूसेज आ रहे हैं. और दूसरी चीज जो बढ़ रही है वो है नेचुरल स्टूपिडिटी. तो जो इंटेलिजेंस थी वो बेटा आर्टिफिशियल हो गई. बताओ, अरे इंटेलिजेंस नेचुरल होती है, वो आर्टिफिशियल हो गई. और जो इंसान थे नेचुरल थे वो एनीवे चलो कहना नहीं किसी को, ऐसे विचार सबको बताते नहीं है. फोर्थ पॉइंट है एजेंट की ड्यूटी टू कम्युनिकेट. अगर कोई असाधारण परिस्थिति है, ठीक है, तो बेटा इन केस ऑफ डिफिकल्टी, अगर कोई मुश्किल परिस्थिति है तो रीजनेबल डिलीजेंस लगानी है एजेंट को. रीजनेबल डिलीजेंस तो वो लगाएगा ही, मतलब सामान्य बुद्धि. इन कम्युनिकेटिंग मतलब यू मस्ट टॉक टू द प्रिंसिपल. आप प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शंस सीख करो, उससे पूछो कि भैया क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, ऐसा हो गया. सपोज करो कल को आप ऑडिट करने जाते हो. यू आर सर, अभी आप फर्स्ट ग्रुप कर रहे हो, नवंबर में एग्जाम है आपके, हो ही जाएगा, है ना. फिर आप पास हो गए, नाउ यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकल शीट. तो जब आप ऑडिट करने गए तो ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रिंसिपल आप ऑडिट करने जाओगे. प्रिंसिपल ने आपको बता के समझा के भेजा है कि बेटा ये चेक करना, ये देखना, ये ऑडिट प्रोग्राम है. नाउ यू सी दैट सम अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस आर देयर. At the audit place, you find that some unusual transactions are there which have not been included in the audit program, which have not been explained by the principal, and you are not getting those transactions clear to you. बहुत complicated कुछ ऐसे transactions आपको मिले. Now what to do? Ignore them because oh. तो आप देखिए दुनिया में सब कुछ ऐसे चल रहा है बेटा. तो अब क्या करोगे आप? तो बेटा इग्नोर कर दे, क्योंकि ना तो ऑडिट प्रोग्राम में ना प्रिंसिपल ने बताया, नहीं ना. क्या करना है? यू शुड कम्युनिकेट टू योर प्रिंसिपल कि सर यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन्स और हैं विच आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर ऑडिट प्रोग्राम, इसका क्या करना है. देन प्रिंसिपल विल टेल यू कि क्या करना है इसका. राइट. सो इट इज योर ड्यूटी. अब ये देखो रीजनेबल डिलीजेंस के अंदर भी आ जाता है ये पॉइंट तो बेटा, कि अगर कोई असाधारण स्थिति है तो वी शुड ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रिंसिपल. हम रीजनेबल डिलीजेंस ही लगाएंगे ना ये तो ये उसकी ड्यूटी टू कम्युनिकेट है. अब अगर वो ड्यूटी प्रॉपर नहीं करेगा देखो तो ऑब्वियसली ही वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस. फिफ्थ पॉइंट है ड्यूटी टू अवॉइड conflict of interest. So what is conflict of interest बच्चों? Conflict of interest arises जब दो लोगों के इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं. अब देखिए आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, हम दो पार्टीज हैं और क्लास का सर
जो फॉर्मेट था वो चेंज हो गया, अब आप अपने घर पे पढ़ रहे हो, मैं यहां से पढ़ रहा हूं. नाउ आई एम आस्किंग यू टू सेंड योर असाइनमेंट्स. कुछ बच्चे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, रिपीटेडली उनके नाम हम ग्रुप पे पोस्ट करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट. रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, मतलब जस्ट लाइक अजगर वो अपने कहीं पड़े हुए सो रहे हैं, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं. ठीक है, अब दैट में भी सर हो सकता है आपके पास कोई रीजनेबल कॉज हो, तो भी एटलीस्ट यू मस्ट टेल मी ना कि सर ये सिचुएशन है मेरे साथ, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा. अब मैं तो सोच रहा हूँ आप काम नहीं कर रहे हो, भगवान ना करे किसी बेचारे को कोरोना ही हो रखा है और उसे ले जाके बंद किया हुआ है, वो जाने कौन कौन से कैसे हॉस्पिटल्स हैं. तो बेटा पता तो लगना चाहिए ना. खैर कोई बात नहीं, आगे चलो. अब यहां पर अच्छा आपका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट? आपका उद्देश्य अच्छी पढ़ाई करना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, पास हो जाना बढ़िया से. मेरा उद्देश्य क्या है? सेम टू सेम, कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, आपके अच्छे मार्क्स आए, आप बढ़िया से पास हो जाओ. सो वी डू नॉट हैव कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हमारा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. वी पीपल हैव सेम इंटरेस्ट, सेम ऑब्जेक्ट, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब आप देखिए प्रिंसिपल और एजेंट में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे अराइज होगा? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा जब एजेंट उसमें अपना इंटरेस्ट जनरेट कर लेगा. और एजेंसी के बिजनेस में देखिए एजेंट को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो तो ठीक है, उसका हक है, लेकिन बिसाइड्स दैट अगर वो ट्रांजेक्शन्स में अपनी इंटरेस्ट बना ले, ट्रांजेक्शन्स में अपना कुछ वो कर ले, so that is wrong, that is incorrect, and in that case agent will be liable to compensate the principal. तो उसे प्रिंसिपल को बच्चों कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. एंड व्हेन प्रिंसिपल विल कम टू नो कि ये बीच में पैसे खा गया, तो ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. यस, ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. तो एजेंट को बीच में अपना हिसाब किताब नहीं बनाना है बच्चों, बिना उसको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है. तो एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट. तो एजेंट कैन नॉट, शुड नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट in the course of agency business without consent of principal. हाँ, प्रिंसिपल की कंसेंट है तो बात अलग है बच्चों, अदरवाइज उसको अपने इंटरेस्ट जनरेट नहीं करने हैं. ए ने बी को अपॉइंट किया फॉर परचेजिंग द गुड्स, परचेजिंग करने के लिए अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है बच्चों. अब ये क्या करता है, बी जो है इसने सर सप्लायर से माल खरीदा इन द नेम ऑफ हिज वाइफ, बीज वाइफ, और फिर इसने हाई रेट पे वही गुड्स इसको बी को बेच दी, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ ए खरीदा इसने. तो सप्लायर से लो रेट में खरीदा अपनी वाइफ के नाम से, और फिर वाइफ के नाम जो गुड्स खरीदी थी वो इसने ए को चिपका दी हाई रेट पे, और बीच में अपना इंटरेस्ट बना दिया. तो देखो आप भी समझ रहे हो ना बेटा, ये तो बेईमानी हो गई. एजेंट को बेईमानी थोड़ी करनी है, इसकी ड्यूटी में नहीं है ये. तो ड्यूटी टू अवॉइड, ड्यूटी नॉट टू डील. तो देखो लिखा है राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट कंसेंट. अगर वो गलत काम करेगा सर, अदरवाइज लाइबल टू कॉम्पनसेट द प्रिंसिपल, उसको प्रिंसिपल को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, और प्रिंसिपल कैन रेपुडिएट, अवॉइड कर सकता है. सर ये प्रिंसिपल को जब पता लगेगा इस पूरे अरेंजमेंट का, तो ही कैन अवॉइड दैट कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल रेपुडिएट कर देगा. तो इफ एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी,
without getting consent of principal and acquainting him with material circumstances. उसको बताया नहीं उसने, which have come to his knowledge. Principal may repudiate the transaction. If the case shows material fact dishonestly concealed किया है या disadvantageous to principal है. सब A directs B to sell his estate. अब परचेज की जगह सेल का बना लो, तो इसने सब पहले खुद खरीद लिया, इसको दिलवा दिया, फिर आगे बेच लिया. B buys the estate for himself in the name of C. B ने खुद खरीद ली C के नाम से. तो जब प्रिंसिपल को ये पता लगा कि एजेंट खुद ही परचेज किया बैठा है, he can repudiate. अगर उसने ये बात डिसऑनेस्टली छुपाई है. सर ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, ए ने बी की एस्टेट सेल करनी है, बी ने ए की करनी है. उसने उसकी एस्टेट को देखा और ये पाया कि माइन है, वहां पे वैल्यू बढ़ गई. भाई साहब प्रिंसिपल को पता ही नहीं है, उसने कंसीड कर ली, ये बात बताई नहीं. तो बच्चों ये भी देखो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. एजेंट कैन नॉट जनरेट हिज ओन प्रॉफिट. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स राइट टू गेट बेनिफिट जो उसको बीच में मिला है. तो सर वो कंपनसेशन के लिए भी हो सकता है और प्रिंसिपल उससे कंपनसेट भी करा सकता है. तो प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम एजेंट एनी बेनिफिट जो उसको रिजल्ट हुआ है. ओके, सपोज यहाँ उसने 10 लाख की गुड्स खरीदी ये वाइफ के नाम, और फिर यहाँ पे उसको 12 लाख का बेच लिया. तो ये 2 लाख का जो प्रॉफिट एजेंट ने कमाया है, प्रिंसिपल कैन आस्क फॉर दैट अमाउंट एज वेल. ओके, चलिए. नेक्स्ट इज ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट. तो ये भी लगभग ऐसा ही है बच्चों. और एजेंट किसी भी तरीके से सीक्रेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता. तो नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, ड्यूटी है नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट. तो इन बिटवीन सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना है और गुड फेथ में काम करना है. ठीक है. नेक्स्ट, ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट. ये भी लॉजिकल है बच्चों. एजेंट को पूरा हिसाब देना पड़ेगा along with vouchers and receipts etc. ये नहीं कि खाली बुक्स दे रहा है, वाउचर्स भी दो, रसीदें दिखाओ, परचेज के बिल दिखाओ, सब देना पड़ेगा. ठीक है, आगे चलिए सर. अब ये लपेट रहे हैं, इसको समेट रहे हैं एक्चुअली. ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट. तो ये हमारा पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि एजेंट खुद डेलीगेट ही है और डेलीगेट नहीं कर सकता. ही कैन नॉट अपॉइंट ए सब एजेंट. सर अथॉरिटी नहीं है तो नहीं कर सकता, करेगा तो सब एजेंट के प्रति ये जिम्मेदार होगा, प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है. ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. नेक्स्ट, ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल. ड्यूटी टू पे अमाउंट्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल. तो बेटा प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो कुछ अमाउंट इसको कलेक्ट हुई है, he should send, he should remit, he should forward all that money to his principal. ड्यूटी है बेटा. और लास्ट है 10th पॉइंट, ड्यूटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. सर एजेंट को अगर कुछ ट्रेड सीक्रेट्स पता लग गए हैं, जो कि कोर्स ऑफ बिजनेस में एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप मेरे साथ लगातार डील कर रहे हो तो यू मे कम टू नो सम सीक्रेट्स, सम ट्रेड सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. सो आई शुड नॉट डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन टू अदर्स. मुझे वह जानकारी दूसरे लोगों को नहीं देनी एज आई एम एजेंट. राइट. तो प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज एजेंसी इज बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट. तो एजेंट का ये काम नहीं है कि वो प्रिंसिपल के ट्रेड सीक्रेट्स को दूसरे लोगों को बताए और किसी और को उसका वो करे. सो इस प्रकार से ये बहुत सिंपल ड्यूटीज हैं बच्चों, एंड मोस्ट ऑफ दीज ड्यूटीज आर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. सिंपल है. चलिए नेक्स्ट है राइट्स ऑफ एजेंट, जिसको वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. अगले में कवर करेंगे.
फिलहाल यहीं पे रखेंगे भैया। चलिए, तो आज इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल।